दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। चलिए, आज हम लोग फंडामेंटल ज्योग्राफी की बात करते हैं। और फंडामेंटल ज्योग्राफी मतलब ही आज से मैं क्लास 11th और 12th के साथ साथ जो यूपीएससी फाउंडेशन का जो सिलेबस होता है उसकी हम बात करेंगे। बहुत फुल डिटेल में बात करेंगे। लाइव आने की कोशिश की थी लेकिन हो नहीं पाया, कुछ सेटिंग्स की दिक्कत आ रही है मुझसे। और इसलिए मुझे लगा कि मुझे वीडियो रिकॉर्ड करके ही आपके साथ आना चाहिए। तो देखिए, इस वीडियो क्लास से हमने अपनी क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग में भी अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो से जाएंगी, जैसे जैसे चीजें सही हो जाएंगी उसके बाद तुरंत हम लोग अपने एप्लीकेशन पे अपने एप्लीकेशन बना के ह्यूमनिटीज क्लासेस का उसको हम लोग लाइव आके अपनी क्लासेस को डन करेंगे। ठीक है। तो इतनी बात आई, मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। तो चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे फंडामेंटल ज्योग्राफी में हम बात करेंगे। आज तो हम बिल्कुल बेसिक से बताने के चक्कर में हैं आपको, कि आपको हम बिल्कुल बेसिक से बताने की कोशिश करें। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए। ओके गाइस। सो पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी की। आप जैसी बात करोगे फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी की बात करेंगे हम लोग। फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी की बात करेंगे हम लोग इस क्लास में। तो आज हम लोग देखेंगे कि भाई ज्योग्राफी का मतलब है क्या। ज्योग्राफी का मतलब क्या चीज है, किसको हम लोग ज्योग्राफी बोलते हैं, ज्योग्राफी है क्या। क्योंकि जब तक हमें ये चीज ना पता हो कि भाई हमें पढ़ना क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि चीजें बहुत ही आप अच्छे से डेप्थ में जाके समझ पाओगे। ठीक है। बट आज मैं जो आपको चीजें बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम की चीजें। क्योंकि दोस्तों यही चीजें ना, जैसे आपको ये देखो होता क्या है। हम लोग बेसिक में क्या काम करते हैं कि एनसीईआरटी को जस्ट वैसे ही बस पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन आंसर लिखते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, लिखते जाते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि भाई जो हम पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के पीछे रीजन क्या है, और क्या हमारे सिलेबस में कितनी चीजें आने वाली हैं, कितनी चीजें नहीं आने वाली। ठीक है। इस चीज का पता हम लोग को नहीं चल पाता है। ठीक है। तो आज इस क्लास में हम लोग उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उस चीज को जानने की कोशिश करेंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अब आगे बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा अच्छे तरीके से। ओके। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि भाई ज्योग्राफी का मतलब होता है क्या, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो यहाँ मैं आपको दो तरह की डिफिनेशन बताऊंगा। पहली डिफिनेशन ये, ज्योग्राफी मीन्स, इसको हम लोग दो ब्रैकेट में तोड़ देते हैं, जियो प्लस ग्राफिया। जियो प्लस ग्राफिया अर्थात जियो का मतलब होता है दोस्तों, सिंपल सी भाषा में बात करें, इट मीन्स अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। और अर्थ माने क्या होता है, यू नो वेरी वेल, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। ठीक है। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। ग्राफिया का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, यानी कि उसको एक्सप्लेन करना था। सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं किसी भी, अर्थात यहाँ पे किसी भी नहीं, यहाँ पे किसका वर्णन करना, तो भाई हमें पृथ्वी का वर्णन करना। ये बहुत सिंपल भाषा में हम बात कह सकते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब ये होता है, ज्योग्राफी का मतलब ये होता है दोस्तों, कि पृथ्वी का वर्णन करना ही आपकी ज्योग्राफी का नाम। ये अब तक की परिभाषा और नहीं रहिएगा, ये निकल के आ रही है। लेकिन क्या हमारे यूपीएससी जैसे टॉपिक में, यूपीएससी जैसे सिलेबस में चीजें, यही चीजें सेम पूछी जाती है क्या, या कुछ और चीजें आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बात करेंगे। फिलहाल जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, अब देखिए हम, लेकिन रियलिटी ये है कि सिर्फ यही ज्योग्राफी नहीं है भाई। यहाँ पे 1973 में एक इंसिडेंट होता है एक्चुअली में, एक, जैसे आप ये कि डब्ल्यू स्मिथ साहब ने क्या काम किया। डब्ल्यू स्मिथ साहब ने सिंपल सा काम किया है, ये काम किया 1973 में अपनी एक बुक लॉन्च कर देते हैं। और इनकी बुक का नाम होता है दोस्तों वेलफेयर ज्योग्राफी। वेलफेयर ज्योग्राफी। क्या होता है इनकी बुक का नाम, वेलफेयर ज्योग्राफी। ठीक है। इसमें इन्होंने ज्योग्राफी की डिफिनेशन ही दे दी। इन्होंने डिफिनेशन में क्या दे दिया, इनकी डिफिनेशन ये थी, मैं आपको बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ,
surface of the earth, surface of the earth as the home of, as the home of human mankind। अब जरा इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए डिफिनेशन को। इस डिफिनेशन को नोट डाउन करने के बाद आप इस चीज को बहुत ही क्लियरली ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे ही विलियम स्मिथ या डब्ल्यू स्मिथ साहब ने जब ये डिफिनेशन दिया 1973 में ट्वेल्थ में ज्योग्राफी में, यहाँ पे इनके कहने का साफ साफ मतलब था ज्योग्राफी ऐसा नहीं कि पूरे जो ब्रह्मांड में सबका सबको एक्सप्लेनेशन आपका या स्टडी आपकी ज्योग्राफी करेगी, नहीं, इन्होंने साफ मना कर दिया। इन्होंने बस एक चीज कहा कि भाई यहाँ पे ह्यूमन का इंटरफेयर है, ह्यूमन और एनवायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वहीं पे आपकी ज्योग्राफी काम कर सकती है। नहीं तो अगर ये बताइए जब हर जगह ज्योग्राफी काम करने लगे तो स्पेस में, जैसे हम लोग पार्टिकल की किसी स्पेस की बात करें तो स्पेस साइंस साइंस क्या काम करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें, ये बहुत थॉट्स ऑथर लोग ये भी कहते हैं, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, आपके जो राइटर्स वो भी कहते हैं कि नहीं, ज्योग्राफी एज ए साइंस, ज्योग्राफी को एक तरह से साइंस के रूप में हम लोग लेते हैं। और इन्होंने क्या काम किया, विलियम स्मिथ साहब ने ही तो कंफर्म कर दिया कि ज्योग्राफी की स्टडी हमें वही करनी है जहाँ पे ह्यूमन का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे हम लोग पोलर रीजन लेते हैं, अंटार्कटिका पोलर रीजन। पोलर रीजन हमारे ज्योग्राफी का बहुत अच्छा खासा अहम हिस्सा नहीं था, ठीक। लेकिन जैसे ही ये पता चला कि भाई वहाँ तो बहुत ज्यादा रॉक्स मिनरल्स हैं, कुछ खनिज तत्व हैं, मिनरल सॉइल हैं, ठीक है। और उसके साथ ही वहाँ पे हर देश ने, यूएसए ने, चाइना ने, रशिया ने, इनफैक्ट बाकी सारे जितने भी कंट्रीज हैं, उन्होंने वहां पे अपना कैंप लगा दिया। पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहले वो स्टडी का हिस्सा नहीं था। लेकिन जैसे ही पता चला कि वहां तो इन्वॉल्वमेंट है, वहां तो बहुत कुछ चीजें छुपी हुई है उसके नीचे, ठीक है, बर्फ के नीचे। तो जैसे ही वहां पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, वो सीधे सीधे क्या बन गया, ज्योग्राफी का एक हिस्सा बन गया। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? देखिए होता क्या है, मेरे लेक्चर को ध्यान से देखिए। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में कई सारे लेक्चर्स, कई सारे वीडियोस हमारी अच्छी नहीं बनी ड्यू टू टेक्निकल इश्यू से, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान के बैठ जाए। हार मान के बैठने वालों को सब नहीं है। एक एक चीज को नोट करिए, देखिए अभी मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके ही यूट्यूब के माध्यम से आपको पब्लिश करूंगा, आगे उसके बाद देखा जाएगा जो तो। देखिए एक चीज तो कंफर्म करिए कि भाई हमें पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीज आपको पता होना चाहिए। क्योंकि असली डाउट आप जितने लोगों से मिलोगे वो मैक्सिमम लोग आपको ये बताएंगे बेटा ये पढ़ वो पढ़। आप कोचिंग्स में जाओ, मार्केट में कोचिंग्स में जाओ, हर कोचिंग का कुछ अपना अलग ही होता है। बुक्स पे जाओ, बुक्स ले जाओ स्टॉल पे, वहाँ पे तमाम तरह की किताबें देते हैं, आपका दिमाग खराब करेंगे, इतना पढ़ना इतना पढ़ना, आधा बच्चा तो वही फेल हो जाता है, ठीक है। तो वहीं पे विलियम स्मिथ की डिफिनेशन काम आती है दोस्तों। उन्होंने विलियम स्मिथ ने साफ साफ कह दिया कि भाई ज्योग्राफी हमें वही पढ़ना जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो। क्या मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? उन्होंने साफ कह दिया कि यहाँ पे ज्योग्राफी नहीं पढ़ना हमें जहाँ ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी, इतनी चीजें जो मैंने आपको बताई, क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब आगे कंडीशन में देखा जाए, आज कंडीशन में ज्योग्राफी में फिर क्या होता है कि दो तरह के थॉट्स आते हैं। और क्या आते हैं दोस्तों? दो तरह के थॉट्स आते हैं। कैसे थॉट्स आते हैं? अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको दो तरह के थॉट्स देखने को मिलेंगे। जैसे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहला होता है, पहला थॉट, चलिए, पहला थॉट ये निकल के आता है आपका डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक थॉट, ठीक है। डिटर्मिनिस्टिक का मतलब होता है आपका इसको अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, अप्रोच, ठीक। इसका मतलब होता है दोस्तों निश्चयवादी या निश्चयवादी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हिंदी में बोलते हैं निश्चयवादी, निश्चयवादी या नियतिवादी, इसी को हम लोग नियतिवादी के नाम से भी जानते हैं। अब जरा बात को समझिए आपके, एक समुदाय या एक पक्ष ये कह रहा था, ह्यूमन जो है उसका टोटल जितनी कार्रवाई काम करता है, जो भी काम करता है एक्स वाई जेड,
और एक डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच ये कहता है दोस्तों, ह्यूमन टोटली इन्वायरमेंट के अंडर में काम कर रहा है, यानी कि वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता। इन्वायरमेंट जैसा कहेगा, पर्यावरण यानी कि नेचर जैसी कहेगी, यानी कि जैसे जैसे नेचर कहेगी उसी के हिसाब से ह्यूमन अपना काम करेगा। यानी कि कह सकते हैं, ये अप्रोच ये कहती है कि ह्यूमन जो है नेचर का सीधे गुलाम है, ये अप्रोच ये कहती है। यानी कि कुछ लोग ये मानते हैं, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच के लोग ये मानते हैं कि नेचर यानी ह्यूमन, मानव जो होता है, मानव क्या करता है प्रकृति को, मानव को टोटली अच्छे तरीके से नेचर क्या करती है, प्रभावित करती है, और प्रभावित प्रभावित करती है, प्रभावित करने की कोशिश करती है। कुछ लोग का ये मानना है डिटरमिनिस्टिक अप्रोच में। ठीक है, वहीं पे एक दूसरा अप्रोच भी है जिसको हम लोग कहते हैं पॉसिबिलिज्म अप्रोच। वहीं पे दूसरा अप्रोच क्या बेटा, आप लोग ध्यान से देखोगे, आप लोग ध्यान से देखोगे, सेकंड की बात करते हैं, पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म अप्रोच का सिंपल सा मतलब होता है संभववाद। संभववाद के लोग क्या काम करते हैं, इन्होंने साफ ये कही कि नहीं ऐसा नहीं है भाई, यानी कि मनुष्य अगर चाहे, अगर मनुष्य चाहे तो क्या काम कर सकता है, नेचर में चेंजेस ला सकता है, नेचर में चेंजेस ला सकता है, या लाने की कोशिश करता है, लाने की कोशिश करता है, ये माना था संभववादियों का। ठीक, ये मानना था संभववादियों का। ठीक है, तो यह दो तरह के अप्रोच निकल निकल के आते हैं। पहला चीज तो ये डिटरमिनिस्टिक अप्रोच, उसमें ये कहा जाता है कि भाई ह्यूमन जो है टोटली नेचर के अंडर में काम करता है, कुछ लोग ऐसा मानते हैं। वही दूसरी तरफ कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बात तो ये है कि ह्यूमन चाहे, अगर मानव चाहे तो नेचर में परिवर्तन ला सकता है या लाने की कोशिश कर सकता है। ये इस तरह के थॉट्स मतलब यहाँ पे देखने को मिलते हैं। वहीं पे कुछ लोग का ये मानना है कि नहीं, एक्चुअल में दोनों डिफिनेशन अपने अपनी जगह पे सही है, दोनों डिफिनेशन अपनी जगह पे सही है। कुछ केसेस में ह्यूमन क्या काम करता है, इन्वायरमेंट में चेंजेस लाता है या लाने की कोशिश करता है। लेकिन जब वही चेंजेस जब ज्यादा हो जाते हैं तो नेचर क्या काम करती है, नेचर क्या काम करती है, उसको फिर से बैलेंस कर देती है। कि कहीं ना कहीं अकाल पड़ता है, कहीं ना कहीं महामारी आ जाती है, आप देखते हो कोविड 19 जैसे तमाम तरह की महामारी आपको देखने को मिली, तो उन्होंने ये बताया कि नहीं नहीं ऐसा, इसका कारण ये भी हो सकता है कि भाई दोनों अपनी जगह सही है, डिटरमिनिज्म भी अपनी जगह सही है, पॉसिबिलिटी भी अपनी जगह सही है। लेकिन जब ये चेंजेस ज्यादा हो जाएंगे, ह्यूमन की एक्टिविटी जब ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी तो इसका इम्पैक्ट साफ साफ पड़ेगा। नेचर कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ प्रलयकारी चीजों को सामने रखती रहती है। ठीक, तो क्या मेरी बातें आपको यहाँ तक समझ में आई? तो ये चीजें आपको एक्चुअल में, यही चीजें मैं आपको बता रहा था यहाँ पे मनुष्य के यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। ठीक है, अब देखिए जितनी चीजें मैंने आपको बताई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको आज इस लेक्चर में पता चल जाएगा कि हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि जब तक आपको ये चीजें नहीं पता है कि आपको पढ़ना कितना है, कैसे पढ़ना है, तब तक शायद मुझे नहीं लगता है कि चीजों को उतना अच्छे से हम लोग क्लियर कर पाएंगे, समझ पाएंगे अच्छी तरीके से, और देख पाएंगे आगे। क्लियर, तो आगे चलते हैं, आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखो। अब हम बात करते हैं सीरीज की, अब हम बात करते हैं सीरीज सिलेबस की। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीरीज के सिलेबस की। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। पहली चीज तो ये, आपको पढ़ना कितना, तो आपके लिए सिलेबस पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस है क्या। सिलेबस का आपका सिलेबस आपके पास क्लियर होना चाहिए कि भाई पढ़ना कितना है। ठीक है, तो हम तीन आज लिखेंगे, 11th का सिलेबस, 12th का सिलेबस, और उसके साथ साथ यूपीएससी का सिलेबस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं आपका सिलेबस फॉर यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का सिलेबस के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे। देखिए इसमें क्या काम होता है, जब आप ऑप्शनल, आप सिविल सर्विसेज देने जाओगे तो इसमें ऑप्शनल में क्या कंडीशन होता है कि ऑप्शनल में दो पेपर आते हैं। ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। ठीक है, दो पेपर आते हैं ऑप्शनल में। ठीक है?
और जब आप ऑप्शनल की तैयारी ढंग से कर लेते हो, ऑप्शनल में दो पेपर होते हैं, टू पेपर, और टू पेपर की जो मार्किंग होती है 500 मार्क्स की मार्किंग होती है, 500 मार्क्स की मार्किंग होती है, ठीक है। और इसमें दो पेपर होते हैं। तो पहले पेपर फर्स्ट की बात करते हैं कि फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, फर्स्ट पेपर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पेपर आपको पूरा का पूरा जो आप देखोगे, देखो यहीं से आपको आईक्यू लगाना है कि हमको लेके चलना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर की आप बात करोगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा यहाँ पे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं लोग भू विज्ञान। ये ये बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिस होता है। अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया और कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी, ठीक है, अगर आपने इस कंसेप्ट को समझ लिया, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि बिना जियोमॉर्फोलॉजी के बाकी सारा कोई चीज मतलब कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। बिना जियोमॉर्फोलॉजी के बाकी सारे कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएगा, यहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। वहीं पे आप देखोगे दूसरे पॉइंट में, तो आपको मिलेगा क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ठीक, यानी कि जलवायु विज्ञान। तीसरा आपको मिलेगा ओशिनोग्राफी, लिखते रहिए साथ साथ मेरे, यानी कि समुद्र विज्ञान, ठीक है। कोर्स में मिलेगा आपको बायो ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी। एंड फिफ्थ पे आपका मिलेगा, एंड फिफ्थ पे आपका मिलेगा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, ठीक है। ये पांच चीजें मिलेंगी आपको सेक्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 250 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ पे क्यों लिखवा रहा हूँ, यहाँ पे लिखवाने के लिए, यहाँ पे लिखवाने से मेरा फायदा क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, आपके मैं 1.5 से 2 साल बचा रहा हूँ, सिंपली भाषा में बोल रहा हूँ, तो मैं आपके साल 1.5 से 2 साल कम से कम सेव कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि जब आप प्रिपरेशन करने जाओगे, ठीक है, तो आप स्टार्टिंग में ही काम करोगे, आपको स्टार्टिंग में ही काम होगा। और मैं फिर से बोला हूँ, इस पेपर में ये चीज हमेशा याद रखिए, इस पेपर में हमेशा एक चीज याद रखिए कि हमें पढ़ना कितना है, हमें पढ़ना कितना है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ये बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ही ढंग से पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना कितना है। अगर आपने यहाँ मिस कर दिया, आपने यहाँ मिस कर दिया, तो समझिए कि पूरा का सब कुछ एक तरह से कहीं ना कहीं डैमेज हो जाता है। स्टार्टिंग में बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये चीज उनको पता नहीं होता है, तब नहीं हो पाता। और अगर आप इस चीज को यहाँ से लेके चल रहे हो, अगर आप यहाँ से लेके चल रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें बहुत ही अपने आप में क्लियर कट हो जाएंगी, क्लियर। तो हमने पेपर फर्स्ट का तो आपको बता दिया कि पेपर फर्स्ट देख लिया, आपके साथ साथ ये चीजें पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं सेक्शन, पेपर फर्स्ट के सेक्शन बी में। ये तो सेक्शन ए के पार्ट में पेपर फर्स्ट ही चल रहा है। अब बात करते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या आता है, वही आपके 12th के एनसीईआरटी से स्टार्टअप होता है, 12th के एनसीईआरटी से स्टार्टअप होता है। ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मिलेगा आपको दोस्तों पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑफ पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। वहीं आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। वहीं आपको तीसरा मिलेगा दोस्तों पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। एंड नेक्स्ट
क्षेत्रीय भूगोल इट मीन्स रीजनल ज्योग्राफी। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको मिलेगा मॉडल्स एंड थ्योरी, मॉडल्स एंड थ्योरीज। ठीक है। ये चीजें मिले आपको सेक्शन बी में, यानी कि फर्स्ट पेपर के सेक्शन बी में कहीं ना कहीं चीजें आपके देखने को मिली, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक, क्लियर हुआ आप? आई थिंक आप लोग लिख भी ली होगी, तो आप लिखे होगा, चलिए इसको इरेज करते हैं ध्यान से। अब आगे चलते हैं। क्लियर? आगे देखिए। ये रहा आपका सेक्शन बी के, सेक्शन बी के थॉट, जो कि कहीं ना कहीं, सॉरी, सेक्शन बी के आपकी पेपर्स जो आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? ओ, चलिए अब आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसको लिस्ट कर लो। क्लियर? तो इतना तो हमने आपको बता दिया कि पेपर नंबर सेकंड में, पेपर नंबर सॉरी, पेपर नंबर फर्स्ट की चीजों को मैंने आपके यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग ने देख लिया यहाँ पे अच्छे तरीके से। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे पेपर नंबर सेकंड के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। यानी कि अभी हम किसकी बात करें, यूपीएससी के सिलेबस की ही बात करें, यानी कि यूपीएससी का जो सिलेबस है, यूपीएससी का जो सिलेबस है दोस्तों, उसके पेपर सेकंड की बात कर रहे हैं। इसकी बात कर रहे हैं, यानी कि पेपर सेकंड के इस पेपर में आपका टोटली इंडियन ज्योग्राफी आ जाएगी, यानी कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। अब आप सोचोगे कि सर ये इंडियन ज्योग्राफी में क्या हमको पढ़ना, क्या हमें सिर्फ इंडिया के बारे में पढ़ना होता है? तो ये जब आपका पेपर फर्स्ट प्रिपेयर हो जाएगा, यानी कि जब तक जियोमॉर्फोलॉजी कंप्लीट ढंग से ना हो, तो आपको हर जगह कहीं ना कहीं सामना करना पड़ेगा ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए। ठीक है। यानी कि आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, दैट 100 एंड दैट्स जो आपको सामना ही करना ही पड़ेगा। इसलिए क्योंकि ज्योमॉर्फोलॉजी का जो स्ट्रक्चर होगा, यानी जो ज्योमॉर्फोलॉजी जब हम पढ़ेंगे, तो पृथ्वी के अंदर और बाहर के जो रिलीफ फीचर्स को हम लोग जब देखेंगे, तो तभी clear, हो पाता है, चल पाता है, चीजें ढंग से चल पाती हैं जब आपको उसकी पूरा ओरिजिन से बताओ। आपको ये नहीं पता कि भाई इसके बनने की, ये माउंटेन बनने के पीछे रीजन क्या है, कि माउंटेन बहुत ऊंचा हो गया, क्यों ऐसा हो गया, कि यहाँ प्लेट्यू बन गया, कि यहाँ पे फ्लैट लैंड बन गया। ठीक है? तो उसके पीछे जो मॉर्फोलॉजी का प्रोसेस होता है बहुत ही डेप्थ में आता है। तो आपको यहाँ पे पेपर सेकंड में क्या पढ़ना होगा, ये भी 250 नंबर का आता है। तो इसमें जब आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ, या आप यहाँ पे क्या पढ़ोगे दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ोगे। फिर क्या पढ़ोगे, फिर आपको देखना जाए कि रिसोर्स, यानी कि इंडिया में जो रिसोर्सेज पाए जाते हैं, चैप्टर नंबर 10 से, चैप्टर नंबर सॉरी चैप्टर, सीबीएसई बोर्ड की जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्लास 10 की फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का रिसोर्स, आप वहां से देख सकते हो, अभी कुछ देर मैंने पढ़ाया था। फिर तीसरी बात निकल के आती है कि एग्रीकल्चर, कृषि के बारे में बहुत अच्छी तरीके से, एग्रीकल्चर। फिर फोर्थ नंबर पे आता है आपका दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्री, यानी कि हम किसकी बात करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे। और फाइनली 5 नंबर पे बात करेंगे, ट्रेड की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे हम लोग, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। इस इन सब चीजों की हम लोग बात करेंगे पेपर नंबर 2 में। ये रहा डिटेल सिलेबस आपका यूपीएससी का। अब आपको करना क्या है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आप अपने कॉपी के फर्स्ट या सेकंड पेज पे आप यूपीएससी का भी सिलेबस लिखो। यूपीएससी का सिलेबस लिखने के साथ साथ, यूपीएससी का सिलेबस लिखने के साथ साथ आप क्या काम करो, आप 9th सॉरी 10th का, 11th का भी सिलेबस लिखो। और 11th का सिलेबस लिखने के साथ साथ आप क्या काम करो, बाकी सारे सब्जेक्ट, 12th का भी सिलेबस लिखने का काम करो। क्योंकि पहला काम तो आपको यही करना है कि आपको पता तो चले कि पढ़ना कितना है। आपको पता ही नहीं कि मुझे क्या पढ़ना है, तो फिर आप 10 दिन पढ़ोगे, फिर डिमोटिवेट होके बैठ जाओगे, अरे यार मुझे क्या पढ़ना है, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको तो समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर कैसे काम कर पाओगे आप? ठीक है।
तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। क्लियर। आज की वीडियो में यही चीजें बताई जाएगी कि आपको पढ़ना क्या है, ये चीजें कम से कम आपको पता होनी चाहिए। ठीक। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, और आगे हम बात करेंगे क्लास 11th के सिलेबस के बारे में, यानी कि अगला टॉपिक हम लोग का होगा, अगला सिलेबस होगा हमारा 11th सिलेबस। और 11th का सिलेबस, ध्यान से मेरी बात को सुनिए। पहली चीज तो ये, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, पहला चैप्टर जो आपका ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। क्लियर। सेकंड आपका निकल के आता, आप देखिए इसमें क्या पढ़ना होगा आपको। पहली चीज तो ज्योग्राफी का अप्रोच क्या है, ठीक है। इसे कितने कितने इसके ब्रांचेस हैं, ठीक है। जैसे जब हम सॉइल ज्योग्राफी की बात करेंगे, ठीक है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की बात करेंगे, वहीं पे हम लोग क्लाइमेटोलॉजी की बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करेंगे, इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात, तो ज्योग्राफी के तमाम तरह के ब्रांचेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट, फिर 11 के चैप्टर नंबर फर्स्ट में उसकी बात की जाएगी। फिर हम बात करेंगे द अर्थ, भाई सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर द अर्थ। तो यहाँ पे हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजों को देखने की मिलती है। पहली चीज तो ये कि हमारे अर्थ का जो बना, यानी कि जो हमारा अर्थ बना, ठीक है। सबसे पहले इसका ओरिजिन देखते हैं कि भाई ओरिजिन हमें पता तो होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी। यूपीएससी तो देंगे, लेकिन कहाँ देंगे, सीधा धरती पर रहेंगे तभी तो हम देंगे। हमें ही नहीं पता कि हमें धरती कैसे बनी, हमारा एनवायरमेंट, हमारा इसके हमारा जो प्लेनेट है कैसे ओरिजिन होते हैं, हमें पता ही नहीं है। यहाँ सबसे पहले ओरिजिन की बात करेंगे। और जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं, तो तमाम तरह के यहाँ थ्योरीज आते हैं, थॉट्स आते हैं, अलग अलग जियोग्राफर्स के थॉट्स आते हैं, इन्हें हम चर्चा आगे क्लास में करेंगे। ठीक, उसके बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, क्या हमारे अर्थ के बेस में, यानी कि अर्थ के नीचे किस तरह का इंटीरियर है, ठीक है। हमारे पृथ्वी के नीचे कौन सा माहौल है, किस तरह का गैस, क्या क्या चीजें पाई जाती है। जैसे मैक्सिमम हम देखते हैं, अगर हम बात करें, दो ही सोर्स है नेचुरल सोर्सेस, दो ही नेचुरल सोर्स है आप देखेंगे यहाँ पे, कि एक तो आपका अर्थक्वेक है, एक आपका अर्थक्वेक है, और दूसरा आपका वॉल्केनो है। ये दो ही ऐसी चीजें नेचुरल सोर्स जो बताते हैं कि भैया अर्थ के नीचे की घटनाओं को कहीं ना कहीं हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। तीसरी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन, यानी कि ओशियन एंड कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे महाद्वीप बने, कैसे महासागर बने, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे इनका, तो ये काम आपके काम करते हैं ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट ऑफ व्यू में, यानी सेकंड वाले टॉपिक में इन सब चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, इसका आपको पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है, क्योंकि जब आपको एक बार पता चलेगा कि नहीं ये पढ़ना, ये मेरे सिलेबस में है, ठीक है। डिटेल डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग आज सिलेबस की, इस चीजों को खास देखिएगा अच्छी तरीके से। अब नेक्स्ट नेक्स्ट आता है हम लोग का, क्लियर हो जाए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है द लैंड फॉर्म्स, यानी कि द लैंड फॉर्म्स, यानी कि हमारे पृथ्वी पे कितने ऊंचाई के माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म्स में क्या क्या मिलेगा आपको, इसमें हम आप देखेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, लैंड फॉर्म्स एंड देयर इवोल्यूशन, कैसे कैसे लैंडफॉर्म्स बने, उसके पीछे क्या रीजन था। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमको मिलता है क्लाइमेट, इससे आप आगे जाओ, जब आप इसके आगे जाओगे क्लाइमेट के बाद आपको मिलेगा वाटर, आप देख लो आप ध्यान से, क्या आपको मिलेगा वाटर,
या इसी को हम लोग कहेंगे क्वेश्चन कहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा 100% में, 100% में कितना, 71% तो हमारे पास वाटर है, यानी कि 71% हमारे पास वाटर है, और सिर्फ 29% हमारे पास लैंड एरिया है, 29% हमारे पास लैंड एरिया है। क्लियर? इसके बाद आपको मिलेगा एक नेक्स्ट टॉपिक, लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि हमारे अर्थ में लाइफ कैसी है, लाइफ ऑन द अर्थ, की बात करेंगे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया कि होगा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी एंड जनरेशन। समझ में आया है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करिए। देखिए अभी ये चीज रहा हमारा क्लास 10 का सिलेबस, ये सारी की सारी चीजें हमारे क्लास 10 का सिलेबस, सॉरी क्लास 11 का सिलेबस था, एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गई, भाई हमको आगे चलने के लिए हमें इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, और वो चीजें मैंने आपके यहाँ पे बहुत ही क्लियर कट में अच्छी तरीके से बता दिए, जैसे कि आप लोग तो आप लोग के सामने मैंने रखा है यहाँ पे। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसकी, अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक क्लास 12 के सिलेबस की। मैं आपको जितने सिलेबस जो भी जैसे क्लास 12 की सिलेबस है, ठीक है, तो मैंने अभी आपको 11th का सिलेबस लिखा, सॉरी सबसे पहले मैंने यूपीएससी का सिलेबस लिखा, फिर क्लास 11th का सिलेबस लिखा, फिर क्लास 12 का सिलेबस लिखा। देखो, अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता नहीं है, बेसिक टर्म्स पता नहीं है, तो आप क्लास 9 से उठाओ, क्लास 9 देखो, क्लास 10 देखो, उन सब चीजों में भी बहुत कुछ मिलेगा, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। लेकिन बस बहुत ज्यादा जरूरी है क्लास 11th और 12th के सिलेबस को देख लेके चलना। चाहे आप यूपीएससी करो, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में जाओ, या कुछ भी करो, एनडीए दो, कुछ भी जो भी आपको करना है, लेकिन आपको इन सब चीजों को देखना ही होगा। अब देखो, अब क्लास 12th में अब आपको चीजें मिलेंगी। सबसे पहला पॉइंट आपको मिल रहा है कि फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, कि फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक, दूसरा क्या मिलेगा? दूसरा टॉपिक, ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, ह्यूमन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी नेचर एंड स्पोर्ट। तीसरा पॉइंट क्या मिला आपको? द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, डेंसिटी एंड ग्रोथ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यानी कि 12th में हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे दोस्तों, इसकी बात करेंगे हम लोग, ह्यूमन ज्योग्राफी की ही बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी की ही बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से सब चीजों को, जितनी भी बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, तो ध्यान से चीजों को लेते हैं, संभल के लिखते रहिए, चलते रहिए। क्लियर? अब चलिए आगे बात करते हैं, फिर आगे चला जाए। जो कि लेकर थोड़ा सा हमने क्या बताया, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड ग्रोथ हो गया यहाँ तक। फिर आगे बात करते हैं हम लोग, चलिए आगे, आगे हमने क्या देखा, ह्यूमन डेवलपमेंट। आप क्या मिल दोस्तों, ह्यूमन डेवलपमेंट। एक, अब इसमें कैसे कैसे होता है, इसमें प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी, टर्शरी एंड टर्शरी एंड
क्वाटरनरी, क्वाटरनरी एक्टिविटीज, कितने मिला आपको? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, फिर यहाँ तक। और इसके बाद आपको इंटरनेशनल ट्रेड, क्या हमने दूसरा आपको? इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक। ये रहा आपका क्लास 12 का सिलेबस। आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से देखने का, मैं फिर से रिपीट कर दूँ। ठीक है, और मैं फिर से रिपीट कर दूँ। यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गया कि हमें क्लास 12 में पढ़ना क्या है। क्लास 12 में हमें पढ़ना भाई पूरी, पूरी की पूरी बात करनी है, पूरी की पूरी बात करनी है हमको। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इसकी बात करनी है हमको। यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी पे हमें पूरा का पूरा फोकस करना है क्लास 12 में। और क्लास 11 में किस पे करना है हमें? तो फिजिकल ज्योग्राफी पे फोकस करना है। क्लियर? और ये दोनों के दोनों आप यूपीएससी के फाउंडेशन में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाएंगे, दैट्स इट, पूछे जाएंगे। आप इससे बच के जा ही नहीं सकते हो आप। ठीक है। अब देखो इसमें क्या देखा हमने? ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, यानी वर्ल्ड के लेवल में ह्यूमन डेवलपमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब बातों को आपको, मतलब मैंने आपको बताया कि इतनी चीजें आपको आनी ही चाहिए किसी भी कीमत पर। फिर यहाँ तक। अब जरा, अब देखिए कि भाई आपको पढ़ना क्या है। ये पढ़ने वाला क्या है इतना तो मैं बता दिया। ये अब आपके पास मटेरियल क्या होना चाहिए, ये बहुत जरूरी काम है। कि अब आपके पास मटेरियल क्या होने चाहिए, कि आपके पढ़ने का जो सोर्स है। क्योंकि इस मार्केट में जब आप जाओगे, दुकानों पे जब जाओगे आप लोग, तो तमाम तरह के आपको सोर्स भी देखने को मिलेंगे, तमाम तरह का सोर्स मिलेंगे। क्लियर है? तो आप जितने सोर्स, आपका जो सोर्स होगा, क्लियर है? अब देखिए, अब आगे बात करूँ। अब पहली चीज तो आपको क्या काम करना है? पहली चीज तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी क्लास एक्चुअल में ये होनी चाहिए आपके पास एटलीस्ट 9 to 12। ठीक। अब आप 9 to 12 में एनसीईआरटी जब देखोगे, मैक्सिमम बच्चे का क्या काम करते हैं, जब ध्यान से देखेंगे तो मैं बोलने जा रहा हूँ आपको, जो मैं चीजें आपको बोलने जा रहा हूँ उसको जब ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोलने जा रहा हूँ। क्लियर? आप ये होगा स्क्रिप्ट, अब ध्यान से देखिए। पहली चीज तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए 9 to 12। उसकी बाद एनसीईआरटी में भी दो एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सीबीएसई ने क्या काम किया कि एनसीईआरटी में से बहुत सारे चैप्टर्स को हटा दिए। ठीक है। लेकिन यूपीएससी ने अपने सिलेबस से उसको नहीं हटाया। ठीक है। न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी, और ओल्ड एनसीईआरटी। आप यूट्यूब पे तमाम तरह की वीडियो देखो, प्लीज सब ये बोलें कि नहीं आपको ये एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, क्या है क्या नहीं है। तो ये वीडियो मैं खास उससे अपने स्टूडेंट, उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो अभी क्लास 11 12 में है। ठीक है। और उनका फ्यूचर में ही प्लान है कि भाई हमको यूपीएससी देनी है। ठीक है। आपको क्या काम करना है, एक भी चैप्टर को मिस नहीं करना, ओल्ड ओल्ड भी पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटी भी पढ़नी है। क्या मेरी बातों को आप लोग समझ गए? आपको क्या क्या काम करना है? सोर्स आपके पास होना चाहिए बहुत लिमिटेड। फिर अब आके देखिए एनसीईआरटी कितना होगी। तो एनसीईआरटी के बारे में तो मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए? आपकी मैपिंग पे कमांड। ठीक है। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए? आपकी मैपिंग पे कमांड होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। इसमें कमांड होना चाहिए, यानी कि आपके मैपिंग पे अच्छे तरीके से कमांड होना चाहिए। अब मैपिंग कहाँ से करोगे, तो ये भी मैं आपको आइडिया दे दूं। जैसे कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, सिंपल से सोचो कि आप ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, तो उसके लिए आपको मैप की कमांड होनी चाहिए, यानी कि मैप पे वर्क करना चाहिए। ठीक है। चाहे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में हो, चाहे वो इंडिया कंटेक्स्ट में हो, या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हो, या वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में हो। ठीक है। दोनों कंटेक्स्ट में आपको क्या काम करना होगा, मैपिंग का अच्छा से आपके पास वर्कआउट होना चाहिए। क्लियर?
अब इसके लिए आप बेसिक से स्टार्ट करो, तो बेसिक से जब आप स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आपको मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आप देखोगे, इसके बाद आप चीजों को और सिस्टम से लेके चलने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान करके चीजें मिल जाएंगी। ब्लैक स्वान करके आपको एक नया दूसरा इसको भी आप यूज कर सकते हो। क्लियर? तो अभी फिलहाल आप बेसिक के लिए इतना सोच को फॉलो करो। इसके बाद अगले अगले लेक्चर में जो जैसे जैसे आपका लेक्चर आगे बढ़ेगा उसमें आपको सब चीजें बताता रहूंगा। फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। तब में क्या देगा, पहले हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, और इसके साथ साथ ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है कि आप सिलेबस जितना लिखे हो, जैसे कि जितना भी सिलेबस आपने लिखा हुआ है, जितनी भी सिलेबस मैंने आपको यूपीएससी का लिखा है, 11th का लिखा, 12th का लिखा, तो इसका साफ साफ मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, इसका साफ साफ मतलब ही निकल के आ रहा है। इसका साफ साफ मतलब ही निकल के आ रहा है दोस्तों, कि आपको एक मैंने ये चीज बता दिया कि आपको पढ़ना कितना है। क्लियर? अब देखो क्या काम करो, सबसे पहले 11th के सिलेबस से फोकस करो, प्लस 12th के सिलेबस से फोकस करो, प्लस यूपीएससी के सिलेबस को देख। इन तीनों के सिलेबस को जब आप देखोगे, ध्यान से सॉल्व करोगे, इन तीनों को सॉल्व करोगे, आपको मिलेगा कि भाई हमारा यूपीएससी का जो बेस है वो एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th के आधा से अधिक तो हमारे यही कंप्लीट हो जा रहा है। मैक्सिमम बच्चों को तो टाइम क्यों लगता है, या मैं क्यों फेल हूँ, मैं अपनी बात दूसरी बात पे मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह से किसी ने बताया नहीं। 2 ढाई साल तो मुझे ऐसे लग गए कि हमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े, क्या पढ़े क्या छोड़े, क्या करे क्या ना करे। जब तक आपका माइंड है जब कंसंट्रेट नहीं होगा कि नहीं मैं ये पढ़ना है ये छोड़ना है, तब तक आप ऐसे ही बिल्कुल मकड़ जाल की तरह घूमते रह जाओगे, और लास्ट में आपके सारे अटेम्प्ट्स फिनिश हो जाएंगे और अकेले जाके आप निराशा लगेगी। यानी कि आपको सही टाइम पे सही गाइडलाइन बहुत ही जरूरी होती है लेना, ठीक है। मैं कई सारे ऑफिसर से मिला हूं जो ऑलरेडी इसी ट्रैक कर चुके हैं, तो ये लोग तो ये हमारे सीनियर्स थे, उन लोगों ने भी मुझे बताया कि देखिए आप अगर ऐसे करोगे तो ये चीजें निकल के आएंगी। हम बहुत चीजें यूट्यूब पे डिपेंड नहीं हो सकते, आप इस बात को समझिए, ठीक है। बहुत ज्यादा वहां पे चीजें क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। अब इतनी चीज आपको समझना है क्या हमें करना है क्या नहीं करना। इसके साथ साथ आप क्या लेके आओ, पहली चीज तो ये कि प्रीवियस ईयर पीवाई लेके आओ। क्लियर? जो बच्चे 11th में हो या 12th में हो, ये बेसिक जो 12th आफ्टर 12th वो करना, तो वो देख चुके हो तो आप सबसे पीवाई को लेके आओ, कि आप देखो कि जो भी है, जैसे क्वेश्चन आपने सिलेबस कंप्लीट किया 11th का 12th का कर लिया आपने, तो आप देखो क्या हमारे पीवाईक्यूज में, क्या हमारे पीवाईक्यूज में उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आया है क्या, कुछ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है क्या। तो आप इसके हिसाब से जब उसको सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपको ऑटोमेटिक उसका फर्क देखने को मिलेगा। और कल के लेक्चर में मैं 11th की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैंने आपको पूरा डाटा दे दिया, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये आपका सिलेबस है जो आपका, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें, और शेयर करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक करें, ठीक है। ओके, तो चलिए आज की लेक्चर में सिर्फ हम बात करते हैं, फिर आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू, नमस्कार।